जी हाँ, सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है, सभी का पुनः अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि हम कुछ बेहतरीन क्लासें आपके लिए लेके आएंगे। उस पहली कड़ी में दोस्तों रीट लेवल फर्स्ट के लिए जो पेपर हुआ था, आज हम उसका विस्तृत सॉल्यूशन करेंगे, विस्तृत उसका अध्ययन करते हुए कि किस प्रकार से इस पेपर का सॉल्यूशन हो सकता था, उन कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आए थे, हम उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे हम आगे अपनी पढ़ाई को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सभी दोस्तों को यहाँ से स्वागत अभिनंदन, सभी को एक बार फिर से दोस्तों चलते हैं अब दोस्तों पेपर सॉल्यूशन की तरफ। आपके पास में क्या कहता है कि यहाँ से एक क्या दे रखा है सर, RICE। दोस्तों क्या है, दे RICE एक सम चतुर्भुज है। आकृति में दिए गए माप के आधार पर सम चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है भाई? परिमाप ज्ञात करवा रहा है। परिमाप क्या होता है? जो इसकी सारी भुजाएं हैं, उन भुजाओं, जो बाहरी भुजाएं हैं, उन भुजाओं का योग आपके पास में क्या रहने वाला था? इनका परिमाप रहने वाला है। दोस्तों ये परिमाप आपके पास में क्या रहने वाला है? ये जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं की यदि आपको लंबाई ज्ञात हो जाए तो आपके पास में क्या हो जाए? इसका परिमाप ज्ञात हो जाए। दोस्तों सम चतुर्भुज के बारे में पता है आप सभी को कि सम चतुर्भुज के आपके पास में जो विकिरण दे रखे हैं, ये सम चतुर्भुज के दो विकिरण हैं। सम चतुर्भुज के जो विकिरण होते हैं, वो विकिरण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। 90 डिग्री के कोण पर दोस्तों आपको काटते हैं। अब आपके पास में ये दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये x प्लस में 2, ये x प्लस दोस्तों आपके पास में कितना दे रखा था? y दे रखा था। ठीक है, इसका मान दोस्तों आपके पास में 12 दे रखा है, इसका मान आपके पास में 5 दे रखा है। आपने दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन किया होगा। जो पाइथागोरस प्रमेय आपके पास में क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों कहती है कि यदि आपके पास में एक 90 डिग्री का कोण है, या आपके पास में 90 डिग्री का कोण है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? आपके पास में आधार हो जाएगा। दोस्तों ये क्या हो जाएगा? आपके पास में लंब हो जाएगा। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा? आपके पास में कर्ण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि आपके पास में किसका मान दिया हुआ है? यहाँ से 12 का मान दिया हुआ है, 5 का मान। दोस्तों इसका मान जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इसका मान आपको 12 दिया हुआ है, इसका मान दोस्तों आपको कितना दिया हुआ है? 5। कर्ण का दोस्तों आपको मान ज्ञात करना था। यदि आपने ट्रिपलेट्स पढ़े हैं तो आपके पास में ट्रिपलेट्स का होता है 5, 12 और 13। अर्थात एक भुजा किसी क्या है, कोण 90 डिग्री का हो, यदि एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा आपके पास में कितनी हो? 12 हो, तो तीसरी भुजा कितनी होगी? 13 होगी। कैसे होगी? या फिर दोस्तों आप ज्ञात कर सकते थे कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या कहता है कि आधार का स्क्वायर प्लस में दोस्तों आपके पास में क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान ज्ञात करना था, आधार का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में 5 का स्क्वायर प्लस दोस्तों आपके पास में 12 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसका मान आप ज्ञात करेंगे कि इसका जो मान आपके पास में क्या रहने वाला है, इसका दोस्तों जो आपके पास में मान रहने वाला था वो किस प्रकार से रहने वाला था? यहाँ इसका जो मान होगा आपके पास में 25 हो जाएगा। मेरे पास में दोस्तों कितना हो जाएगा? 25, और यहाँ 144। यदि इनको दोस्तों आप जोड़ेंगे तो आपके पास में 169 आएगा, और 169 का यदि आपके पास में अंडर रूट तो कितना आएगा? ये 13 आएगा। यहाँ मैंने डायरेक्ट याद कर लिया 5, 12 और 13। यदि आपको छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको याद होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए एग्जाम के हिसाब से, तो दोस्तों इसका मान आपके पास में 13 हो जाता। क्या हो जाता? इसका मान आपके पास में 13 हो जाता। सर इसका मान मेरे पास में 13 हो जाता, इसका भी मेरे पास में 13 हो जाता। सम चतुर्भुज है आपके पास में, रोम्बस है भैया, तो इसका भी मान कितना हो जाता? 13। किसी भी सम चतुर्भुज का जो परिमाप रहेगा, वो परिमाप क्या रहेगा? 4 गुना भुजा। परिमाप क्या रहने वाला है? जो उनकी भुजा है, उन भुजाओं का योग, तो 4 गुना आपके पास में कितना रहने वाला था? भुजा। 4 और भुजा कितनी आपके पास में? 13। ठीक है, 4 थी आपके पास में 12 हो गए। ठीक है, आपके पास में दोस्तों कितना आया? 4 एकम 4 और एक यहाँ से बच गया 52। अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या रहने वाला था? आपका सही रहने वाला था। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या रहने वाला था? सी आपका सही रहने वाला था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया आपके निम्न में से कौन सा विकल्प 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है? स्थानीय मान और आपके पास में एक दोस्तों होती है आपके पास में पैलेस वैल्यू, और दोस्तों एक होती है फेस वैल्यू। पैलेस वैल्यू क्या होती है कि जिस पैलेस पे वह होता है वो उसकी पैलेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू वो जैसा शक्ल उसकी दिखती है, उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए वैसा वो क्या हो जाएगा आपके पास में, उसकी क्या हो जाएगी? वो उसकी फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होगी इसकी? यहाँ से देखो, यहाँ 5 की यदि पहले से वैल्यू की बात करें तो आपके पास में जैसा आप बोलते हो कि इकाई, दहाई और सैकड़ा,
किसके 100 के स्थान पे है, तो इसका दोस्तों यहाँ से पहलेस वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 5, लेकिन फेस वैल्यू की हमेशा क्या रहेगी 5, जैसा वो दिखता है उसकी वैसे ही क्या होगी फेस वैल्यू। इसकी दोस्तों यहाँ से पहलेस वैल्यू देखें तो ये भी किसके स्थान पे है, यहाँ से यहाँ दोस्तों किस स्थान पे है, ये केवल 50 के स्थान पे, और दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा आपके, ये 500। तो ऑप्शन नंबर आपके पास में कौन सा रहने वाला था, ऑप्शन आपके पास में सी रहने वाला था इसमें। ठीक है, पहलेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में आपने थोड़ा सा और बताऊं कि आपके पास में जिस स्थान पे वह रहती है, यहाँ इकाई के स्थान पे था, यहाँ दहाई के, यहाँ दोस्तों किस पे था, यहाँ से 100 के स्थान पे था, तो इसका किसका मान आ जाएगा 500 नहीं है, तो आप देखते ही पहचान जाते कि तीसरे नंबर पे होना चाहिए था। इतनी बात ही नहीं करनी थी, ऑप्शन नंबर आप में किस में लगा जाते, सीधा सी को लगा देते। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10,20,350 का सही आंकिक रूप है, क्योंकि आपको अंकों के बारे में लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूं मेरे भाई, लेवल फर्स्ट में जो क्वेश्चन आए थे मैं उनकी बात कर रहा हूं आज आपसे सभी से। तो लेवल फर्स्ट में जो क्वेश्चन इस प्रकार से आए थे कि 10,20,350। ठीक है, अब आप यहां से देखो, एक चीज तो यहां से 10 लाख की आपको पता होनी चाहिए कि 10 लाख कौन से स्थान पे आएगा। ये आपके पास में जैसा कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, ये तो हो गया। ये 2, 2, 4, 2, 6 और 7 ये दोनों बराबर हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2 आपके पास में 8, ये और ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। आपके पास में ऑप्शन में से कौन सा होता सर, इन दोनों में से। 10 लाख बोले सर, हो गए 10 लाख। ठीक है, 10 लाख आपके पास में कितना होता, 20,000, दोस्तों ये 20,000 हो गई। आपके पास में कितना कहता, 305, आपके पास में 305। ऑप्शन नंबर सी ए सही रहने वाला था। सर ये क्यों सही नहीं है, ये सर 10 नहीं, ये 12 लाख हो गई। ऑप्शन नंबर बी में आपके पास में 12 दे रखा था दोस्तों, यहाँ से कितने होते, ये 12 लाख की बात करता। यदि 12 लाख पूछता तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहता, 20 सही रहता। यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ए सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंक आपके पास में क्या रखा है, 2, 5, 7 और 8। ये दोस्तों आपके पास में कोमा है, पॉइंट नहीं। आपके पास में अंक 2, 5 और 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे प्रथम काम आपके पास में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बनानी थी, बनाइए। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, आपको डिफरेंस लेना है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बताए कि यह अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होता है, और बताए कि वो संख्या किस से विभाजित नहीं होता है। 2-3 आपको काम करने हैं। क्या कहता है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती थी, सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती थी, पहले तो इसकी बात करिए। स्मॉलेस्ट नंबर और आपके पास में कौन सा, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ से आपको बात करनी थी दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले तो छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ से छोटी संख्या की बात कर ले और फिर किसकी बात कर ले, बड़ी संख्या की। छोटी संख्या क्या रहने वाली थी मेरे भाई, आपके पास में जो अंक दिए हुए हैं 2, 5, 7 और 8, 2, 5, 7 और क्या दिए हुए हैं आपके पास में 8 दिए हुए हैं। ये दो दोस्तों आपने 2, आपके पास में 5, 7 और ये 8 दिए हुए थे। इनसे जो सबसे छोटी संख्या रहेगी तो सबसे छोटा अंक पहले आपके पास में 2, 5, 7 और ये 8 लिख लिया। सबसे छोटी संख्या ये रहने वाली है आपका 2578, 2578। बोलो सर यहाँ से 8 को पहले लिख ले तो 800 हो जाता, या 8 को यहाँ भी ले आते तो ये 87 हो जाता, 78 नहीं होता। इसीलिए इनका सीक्वेंस क्या रखना था, बड़ी वाली जो संख्या है आपके पास में दोस्तों, ग्रेटेस्ट आपके पास में जो नंबर होगी, बड़ी संख्या क्या रहने वाली थी सर, जो बड़ी संख्या मेरे पास में रहेगी वो बड़ी संख्या आपके पास में क्या रहने वाली थी, बड़ी संख्या आपके पास में क्या रहने वाली थी दोस्तों, 8 सबसे पहले आएगा, 7 उसके बाद में 5 और 2। ये दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हो गई। आगे कहता है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर लेना है। क्या लेना है, इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। ये लीजिए अंतर ले लीजिए, यहाँ से अंतर ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर लो मेरे भाई, अंतर। अंतर क्या आना चाहिए आपके पास में, बोलो बड़ी संख्या कौन सी थी, 87 आपके पास में 8752, 8752, और आपके पास में कितनी थी, 2578 थी। कौन सी थी, 2578। इन दोनों का आपके पास में क्या किया, दोनों का अंतर ले लिया। 12 में से दोस्तों कितने 8 निकाले तो 4 बच गए। यहाँ से आपके पास में कितने बचे, 4। 14 में से दोस्तों 7 निकाले तो यहाँ से 7 बच गए। कितने बच गए मेरे भाई, 7 बच गए। ठीक है, यहाँ आपके पास में कितना था, अब 6 में से आपने 1 बच गया, और दोस्तों यहाँ से 8 में से आपने 2 निकाले तो आपके पास में कितना बचा, 6 बच गया। अर्थात जो आपके पास में संख्या बची वो कुछ इस प्रकार से बच गई जो 6174। अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि यहाँ से 5 का भाग जा सकता है, इसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन की आपके पास में क्या आएगा,
इस क्वेश्चन की बात करें तो संख्या से विभाजित नहीं होता है। किस संख्या से विभाजित नहीं होता है? तो 5 से विभाजित होगा क्या? 5 का भाजकता का ये नियम ये कहता है कि या तो अंतिम संख्या में क्या हो, अंतिम अंक 0 हो या क्या हो 5 हो। तो 5 से तो विभाजित हो ही नहीं सकता। चलो ऑप्शन तो आपका सी आ गया। क्या ये 3 से और 9 से विभाजित? 2 से तो हो सकता है। अंतिम अंक आपके पास में सम संख्या आ गई, तो सम संख्या आते ही अंतिम संख्या आपके पास में सम संख्या आ गई, तो वो संख्या 2 से विभाजित होती ही है। लेकिन बात करें 9 से और 3 से, दोस्तों 9 और 3 का भाजकता नियम ये कहता है कि आपके पास में 9 और 3 जब जब कब भाग जाएगा कि इसके योग में। किसके योग में मेरे भाई? जो ये संख्या के अंक दिए हुए हैं, इस अंकों के योग में आपके पास में किसका भाग चला जाए? सर इस अंकों के योग में आपके पास में किसका भाग चला जाए? या तो 7 का, सॉरी 9, 3 का और आपके पास में 9 का। तो 6 और 1 दोस्तों आपके पास में 7 दूनी 14 और 4 दोस्तों आपके पास में क्या हो गए? 18 हो गए। क्या हो गए यहाँ से? 18। क्या 18 में 3 का भाग जाता है? बोलो जाता है सर। तो 6 बार पूरा पूरा गया। 18 में सर 9 का भी भाग जाता है, तो 9 का भी पूरा पूरा भाग गया। अर्थात ये संख्या 3 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है, लेकिन किससे विभाजित नहीं थी? यहाँ से 5 से विभाजित नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? सबसे बड़े अनुपात की बात पूछ रहा है दोस्तों। वो सबसे बड़ा, आप जो कल सिलेबस देख रहे थे, सिलेबस में भी आपको ये स्पष्ट दिया हुआ था, स्पष्ट आपको दोस्तों यहाँ से दिया हुआ था कि आपके पास में क्या पूछ सकता है? भिन्न संख्याओं के बारे में पूछ सकता है, और भिन्न का क्वेश्चन आपको यहाँ से दिया भी हुआ है। देखिए क्या कहता है आपको। आपको कहता है यहाँ से 3/5 कौन सी है आपके पास में? 3/5 है। चलो लिख लिया। आपके पास में क्या है? 25/7 है। ठीक है। आपके पास में क्या है सर? 35 बटा आपके पास में क्या है? 9 है। और आपके पास में 19 बटा क्या है दोस्तों? 2 है। 19 बटा क्या है आपके पास में? 2 है। अब मुझे ये बताइए कि ये तो 7/3 है, सॉरी 7 बटा क्या है? 3 है। पहली संख्या आपके पास में कितनी है? 7/3। कितनी है मेरे भाई? 7/3 है। पहली संख्या कितनी है आपके पास में? 7/3 है दोस्तों। अब यहाँ से इसमें भाग दिया, आप सीधा भाग दे रहे हो, तो आपके पास में कितना जा रहा है? ये इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं। आपके पास में 3 दूनी दोस्तों कितना आ गया? ये 2 बार गया। आपके पास में 7 या 21 आपके पास में कितना गया? ये 3 बार गया। आपके पास में 9 चौके 36, अर्थात दोस्तों ये 3 भी ये आपके पास में 7 या 21 गया, और आपके पास में बचा कितना? यहाँ से 6 बचा। आप दोस्तों कितना? 7 8 आपके पास में 56, 8 बार और गया। यहाँ से तो ये तो छोटी हो गई, इसमें तो मुद्दा ही नहीं था कोई बात का कि यहाँ से और किया जाए, इसको तो करना ही था। यहाँ से देखिए आपके पास में 9 चौके 36 होते हैं, लेकिन 9 तिया 27, बोलो सर 27 हो गए 3 बार। अब आपके पास में बचा क्या यहाँ से? सर जो बचा है आपके पास में वो 8 बचा है। कितना बचा है? यहाँ से 8 बचा है। यहाँ से कितना बचा है दोस्तों? अब 8 बच गया, तो 80 में दोस्तों आप किसका भाग दोगे? 9 का। 80 का, तो आपके पास में 9 अंटे कितना हो गया? यहाँ से 72 हो गया। ठीक है। यहाँ से 9 अंटे आपके पास में कितना हो गया? 72 हो गया। यहाँ दोस्तों आपके पास में 7 या 21, तो दोस्तों यहाँ से 6 बचा हुआ था आपके पास में। कितना? 6। और इसमें 60 में यदि आप 7 का भाग देते, तो आपके पास में 7 7 49 और 7 8 56। ठीक है। ये 2 संख्याएं अब दोस्तों आपके पास में बराबर आ गई। यहाँ से यदि देखें तो ये आपके पास में 19/2 है, और 19 में दोस्तों भाग दें तो आपके पास में कितना आएगा? यहाँ से 19 में दोस्तों 2 का भाग दें तो आपके पास में कितना आएगा? यहाँ से देखा जाए तो 8 9 9 दूनी 18 और 9.5 आ जाना चाहिए था मेरे भाई। यहाँ से देखने की आवश्यकता नहीं थी, ऑप्शन नंबर डी लगा के आ जाते थे, क्योंकि सबसे आपके पास में बड़ा अनुपात कौन सा होता? 9/5 हो जाता। यदि दोस्तों ये 9/5 आपके पास में नहीं दिया हुआ होता, फिर क्या करते? फिर बोलो सर इन दोनों को आगे और भाग देते, इसमें और दोस्तों जो बची हुई संख्या थी उनका भाग देते। यहाँ तो आपके पास में कितना था? ये ऑप्शन नंबर डी आपका आसान काम कर रहा है, तो 19/2 सीधा ही आपके पास में बता देते कि सबसे बड़ा जो अनुपात है वो कौन सा है? 19 बटा आपके पास में क्या है? 2 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों का सही अवरोही क्रम रहेगा? अवरोही नहीं दोस्तों, अवरोही क्रम रहेगा। यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा, घटता हुआ क्रम रहेगा। अवरोही और आरोही क्रम के बारे में हम आपको बताएं तो आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है? दोस्तों अवरोही जो क्रम होता है, अवरोही दोस्तों जो क्रम होता है वो अवरोही क्रम होता है कि सबसे बड़ी पहले, दोस्तों सबसे बड़ी पहले, या बड़ी संख्या आप पहले लिख सकते थे और छोटी उसके बाद में लिखिए। अर्थात पहले दोस्तों बड़ी संख्या
और फिर दोस्तों आपके पास में कौन सी लिखी जाएगी, छोटी संख्या। फिर दोस्तों कौन सी लिखी जाएगी, छोटी संख्या। लेकिन आरोही क्रम में आपके पास में क्या रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में क्या रहेगा, आरोही में आपके पास में क्या रहना चाहिए, आरोही क्रम में दोस्तों आपके पास में पहले बड़ी संख्या रहनी चाहिए, सॉरी पहले छोटी संख्या। आरोही जो क्रम होगा, असेंडिंग जो ऑर्डर होगा, उसमें सबसे पहले आपको छोटी संख्या लिखनी है और फिर बढ़ते हुए क्रम में आपको यहाँ से सबसे बड़ी संख्या सबसे अंत में आएगी। अब यहाँ से आपको भिन्न दे दिया है, यहाँ से क्या दी है, तो आपको भिन्न दी है। तो भिन्न की बात करें तो भिन्नों में आरोही अवरोही क्रम को निकालने के लिए क्या करें दोस्तों, इनका एक अंतर होता है। यदि आप यहाँ से अंतर विधि से करते हो तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों। इसके 2-3 मेथड होते हैं, अभी यहाँ से केवल एक मेथड की बात करेंगे। फिर जब जब समय मिलेगा आपको इस बारे में बिल्कुल आपको अध्ययन करते रहेंगे। आपके पास में 5, आपके पास में 3 और दोस्तों कितना आ गया 4, और आपके पास में 2 और दोस्तों कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया। 2 और कौन सा आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ एक तरीका ये था कि सबके आगे यहाँ से 10 से गुणा कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा, या फिर सबका अंतर देख लो। ठीक है, आपको पहला तरीका यहाँ से छोटी भिन्न है तो छोटी भिन्न के लिए आप क्या कर दो, सबको 10 से गुना। यहाँ 10 से गुना 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। इसमें अब यदि भाग दोगे तो जो आपके पास में सबसे बड़ा आएगा वो सबसे पहले, और सबसे छोटा आएगा वो सबसे बाद में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आप अंतर विधि से करना चाहो तो इसका अंतर 1 था, इसका अंतर मेरे पास में कितना हो जाना चाहिए सर, इसका अंतर आपके पास में 3 था, इसका अंतर आपके पास में 1 था, इसका अंतर भी आपके पास में कितना हो जाएगा, 1। यदि अंतर समान हो तो जो सबसे बड़ा आपके पास में क्या होता, अंश होता है। ठीक है, अंश होता है दोस्तों, जो आपके पास में अंश सबसे बड़ा जिसका होगा वो सबसे बड़ी आपके पास में भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होती है। जैसे इसका जो संपूर्ण तरीके की बात करूं दोस्तों, कैसे होगा ये सर, होना कैसे चाहिए सर, इनके अंतर बराबर करने थे सबके, इनके क्या करने थे सर, अंतर बराबर करने थे, तो ये 1 बटा आपके पास में 2 आ जाता। इसके अंतर बराबर करने थे आपके पास में, जब अंतर बराबर करना था तो ये 2 बटा 5 था आपके पास में, ये 3 बटा 4 हो गया, और ये 2 बटा दोस्तों आपके पास में 3 हो गया। सर अंतर बराबर करना है तो इसको किससे गुणा कर दूं मैं, 3 को, और दोस्तों इसे भी किससे गुणा कर दूं मैं, 3 से। ये पहले इनका अंतर 3 था तो इसमें तो कोई समस्या नहीं थी। यहाँ दोस्तों 3 से गुणा हो गया, ये भी 3 से गुणा हो गया सर, ये भी 3 से गुणा हो गया, और ये भी कितने से हो गया, 3 से गुणा। अर्थात अब जो मेरे पास में आया है वो 3 बटा आपके पास में 6 आ गया। यहाँ से क्या आया, 2 बटा आपके पास में कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ से कितना आया सर, 9 बटा आपके पास में 12 आ गया। यहाँ से कितना आया सर, 6 बटा आपके पास में कितना आ रहा है, यहाँ से 9 आ रहा है। सबके यदि अब अंतर देखो तो अंतर सबके समान हो चुके हैं, सबके अंतर अब 3-3 हो चुके हैं सर, सबके अंतर 3 हो चुके हैं। जो आपके पास में, जिसका आपके पास में अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न। अर्थात सर यहाँ सबसे बड़ा अंश किसका है, 9 बटा 12, और 9 बटा 12 कितनी थी, 3 बटा 4, तो आपके पास में 3 बटा 4 किस किस में है दोस्तों, ये ऑप्शन आपके पास में यहीं कट गया। ऑप्शन 3 बटा 4 आपके पास में किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। फिर आपके पास में दूसरी बड़ी संख्या, इससे छोटी वाली संख्या, क्योंकि अवरोही क्रम में लिखना है, सबसे बड़ी पहले उसके बाद में छोटी छोटी। 6 बटा 9, 6 बटा 9 मतलब 2 बटा 3, अर्थात 2 बटा 3। सर ये इसमें 1 बटा 2 है, इसमें 2 बटा 5 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाना चाहिए आपके पास में, सी। फिर उसके बाद में आपके पास में 1 बटा 2 आ जाएगा, और दोस्तों फिर 2 बटा कौन सा आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ये आपके पास में इसका सही तरीका रहने वाला था। बोलो सर बड़ी संख्या आ जाए तो बड़ी संख्याओं में अधिकतम में क्या दिया हुआ था, अंतर समान दिया हुआ होता है, या फिर आप दोस्तों लघुत्तम विधि से भी आप यहाँ से कर सकते हो। एक ही तरीके के 3-4 तरीके होते हैं किसी भी भिन्न को हल करने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों के, लेकिन जो सबसे साधारण तरीका होता है वहाँ से अंतर, और जो एग्जाम में देता है तो अंतर को आप क्या कर सकते हो, वहाँ से लगभग अंतर बराबर कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। 1 से 30 के बीच में अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें स्वयं का, आपको सेल्फ का, और उसके अलावा किसका, 1 का पूरा पूरा भाग चला जाए, इसके अलावा और किसी संख्याओं का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, वो क्या कहलाती हैं दोस्तों, यहाँ से अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वो दोस्तों यहाँ से प्राइम नंबर आपके पास में कहलाती हैं। अब प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से 30 की बात की करें दोस्तों, एक ना तो भाज्य है, याद रखना, एक ना तो भाज्य है और ना ही क्या है, अभाज्य। एक ना ही तो क्या है, भाज्य है, और ना ही अभाज्य है, अर्थात एक को छोड़ देते हैं। यदि बात करें 2 की, बोलो सर 2,
दो भैया अभाज्य संख्या है। क्यों है सर दो अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि दो में केवल और केवल किसका भाग जाता है? दो में केवल दो का ही भाग जाता है, इसके अलावा और किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। यदि इसमें और भी किसी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता तो ये क्या हो जाती? ये भी दोस्तों क्या हो जाती? यहाँ से भाज्य संख्या, लेकिन ये क्या है? अभाज्य है। दोस्तों फिर कौन सी हो गई? तीन आपके पास में क्या हो गई? चार होती है क्या? नहीं, चार में तो सर भाग जाता है किसका? दो का जाता है। तो फिर आपके पास में कौन सी हो जाएगी? यहाँ से पाँच हो जाएगी, सात हो जाएगी। फिर बोल कौन सी दोस्तों? यहाँ से नौ नहीं होगी, याद रखना, 11 होगी। फिर कौन सी होगी? 13 होगी। फिर दोस्तों कौन सी होगी? यहाँ से 17 होगी। फिर 19 होगी दोस्तों। फिर कौन सी होगी? यहाँ से 23 होगी। फिर दोस्तों कौन सी होगी? यहाँ से 24 भी नहीं होती है, 25, 26, 27 दोस्तों नहीं होती, 28, और आपके पास में कौन सी हो जाएगी? यहाँ से 29 हो जाएगी। बोलो मेरे भाई कितनी संख्याएं? पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अर्थात कितनी संख्याएं होगी? 10 हो जाएंगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी थी, दो यूनिवर्स में केवल एकमात्र यहाँ से सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है, केवल एकमात्र। क्या है? यहाँ से एकमात्र सम संख्या ऐसी है जो क्या है? संख्या जो क्या है? अभाज्य है। जो क्या है मेरे भाई? अभाज्य है। इसके अलावा सभी सम संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। तो आप इस चीज को याद रखना, केवल और केवल एक मात्रा आपके पास में ये जो संख्या है। अब क्या कहता है? यदि 1:5:7 का पर पद आपके पास में 35 है तो उसका पूर्व पद क्या होगा? इसका पूर्व पद क्या होगा दोस्तों? अनुपात समानुपात आप सभी ने पढ़ रखा है। या तो आप क्या कह सकते हो, यहां से ये 5:7 में थी। बोलो सर यहां से पर पद का मान दे दिया, अर्थात दोस्तों किसका मान दे दिया? यहां से इसका मान आपको 35 दे दिया है मेरे भाई, तो इसका 5 का मान क्या होगा मुझे ये बता दीजिए। मैं हमेशा यदि आपसे बात करूंगा तो मान दिया हुआ है ये 35, किसका मान दिया हुआ है सर? 7 का। जिसका मान दिया वो हमेशा कहाँ आएगा? बटा में आता है। और जिसका मान ज्ञात करना वो कहाँ आएगा? आपके गुणा में। तो यहाँ मान किसका ज्ञात करना? आपको 5 का मान ज्ञात करना है। तो मान कितना आएगा आपके पास में? जब इसको काटा पीटी करते हैं दोस्तों, यहाँ से काटते हैं तो आपके पास में ये कितनी बार कट गया? 5 बार। ठीक है। और 5 × 5 आपके पास में कितना हो जाता है सर? 5 × 5 आपके पास में कितना हो जाता है? यहाँ से 25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला था? ऑप्शन नंबर आपके पास में ए सही रहने वाला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है? ठीक है। कौन सी संख्या आपके पास में क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं मेरे भाई? अभाज्य गुणनखंड अर्थात जितने भी टुकड़े किए जाएं, ऐसे टुकड़े किए जाएं जो उसको फिर उसके बाद में उसके और टुकड़े नहीं किए जाएं। यहाँ 420 की बात कर रहा है, क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 42 लिख सकता हूँ? बोले सर लिख सकते हो। गुणा 10 लिख सकता हूँ? बोले सर लिख लिया। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप बच्चों की तरह क्या करो, यहाँ से 420 लिख लो और 420 में किसका भाग दे दो? 2 का। 420 में 2 का भाग दिया, बोलो सर कितना आया? 210 आ गया। फिर 2 का भाग दिया, बोलो सर कितनी बार गया? यहाँ से 1 बार गया। यहाँ दोस्तों 0 आपके पास में कितनी बार गया? 5, 105 बार। बोलो सर 3 का दे दिया, तो आपके पास में 3 तिया दोस्तों कितना आ गया? यहाँ से 3 तिया आपके पास में 9 आ गया। 3 तिया 9 आ गया आपके पास में, और 3 पंजे दोस्तों कितना आ गया? यहाँ से 15 आ गया। 3 पंजे दोस्तों कितना आ गया? 15 आ गया। अब दोस्तों किसका? 7 का भाग दिया या 5 का? पहले 5 का दे लो या 7 का दे लो, एक ही बात। पहले सर 5 का भाग दिया तो आपके पास में 7 आ गया, और आपके पास में फिर कौन सा आ गया? 7। अर्थात आपके पास में जो अभाज्य गुणनखंड थे 2 × 2 × कितना? 3 × 5 × कितना हो जाता? 7 हो जाता। अर्थात आपके पास में 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ऑप्शन नंबर डी सही रहता। ऑप्शन नंबर डी क्या रहता? सही रहता। क्या सर इसमें कोई दूसरा तरीका, यदि आपको स्मार्ट अप्रोच हल्की सी अपनानी है, क्योंकि आप दोस्तों भावी शिक्षक हो, तो आपको क्या यहाँ से स्मार्ट अप्रोच ये होनी चाहिए? 42 × 10। दोस्तों इसको क्या लिख सकते थे आप? 21 गुणा आपके पास में कितना लिख दिया सर? 21 गुणा आपके पास में 2 × 21 लिख लेते सर। इसको कितना लिख लेते? 2 × 5। बोलो सर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुणा आपके पास में कितना आ जाता? 7 को 3 × 7, 7 या 21 अतः 2 गुणा आपके पास में 5 आ गया। अर्थात 2 × आपके पास में 3 × 5 × दोस्तों कितना आ जाता? 7। बोलो बात ऑप्शन नंबर डी वही आपके पास में उत्तर आता। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपके पास में सही रहता। ऑप्शन नंबर डी आपके पास में क्या रहता? यहाँ से सही रहता।
चलिएगा, किन्हीं दो संख्याओं का लघुतम समापवर्ती 60 है एवं महत्तम समापवर्तक 5 है, तो निम्नलिखित में से यह संख्या कौन सी है? यह संख्या आपके पास में कौन सी है? अब देख तरीका आपके पास में ये रहने वाला था। यहाँ आपके पास में लघुतम समापवर्तक की बात कर रहा है भाई, मेरे भाई किसकी बात कर रहा है? लघुतम समापवर्तक की, एलसीएम की बात कर रहा है। एलसीएम की बात कर रहा है, एलसीएम 60 था। एचसीएफ आपके पास में कितना आना चाहिए? एचसीएफ जो आपके पास में आना चाहिए यहाँ से कितना? 5 आना चाहिए। ये कहता है एचसीएफ 5 आना चाहिए, वो दो संख्याओं की। अब मुझे ये बता दीजिए, जो दोनों संख्याएं रहने वाली थी वो दोनों संख्याएं, मान लो एक संख्या ए थी आपके पास में, एक संख्या कौन सी थी? बी। ये ए बी कौन सी थी? ये 5 हटने के बाद में थी, क्योंकि किसी का एलसीएफ कितना आता? 5 आता। चलो कभी दोबारा बात करेंगे इस मुद्दे में, आपको नहीं लेके जाएंगे थोड़ा सा इसमें, क्योंकि भटक जाओगे तुम लोग, बोलोगे ये सर इसको कितना डिफिकल्ट कर रहे हो। तो आसान भाषा में आसान शब्दों में समझाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन, ये बहुत हल्के क्वेश्चन मैं इसे कह सकता हूँ। यदि तुम लोग थोड़ी सी ज़्यादा आपसे तैयारी करने की सोच रहे थे कि सर यहाँ से एक बेहतरीन तैयारी आपके पास में हो जाती, तो बिल्कुल मैं आपको वो बताता कि आपके पास में ये ए गुणा 5 आता, और इसका मान आपके पास में कितना आना चाहिए था? 60। कोई संख्या ए गुणा आपके पास में बी गुणा 5 का मान कितना होना चाहिए था? 60 होना चाहिए था। ठीक है, अर्थात ए गुणा जो बी का मान आपके पास में कितना होना चाहिए था? यहाँ से 12। भाई इसका भाग दिया तो 12 बार कट गया कि नहीं कट गया? इसका जो मान होता मेरे भाई 12 हो जाता। किसका हो जाता? यहाँ से इसका मान आपके पास में कितना होता? 12 होता। सर ए गुणा बी का मान आपके पास में 12 आना चाहिए था। एक संख्या एक ए गुणा 5 आती, एक संख्या बी गुणा 5 आती। ठीक है, 12 अर्थात यदि ये मान तो 3 आता दोस्तों, ये कौन सा आता? 4 आता। एक संख्या आपके पास में 3 गुणा 5 हो सकती थी, एक संख्या आपके पास में 4 गुणा 5 हो सकती थी। भाई इसके दो ही तो टुकड़े किए जा सकते हैं, एक तो 3 गुणा 4, या फिर आप दोस्तों इसको 6 गुणा 2 भी लिख सकते थे। लेकिन वहां से क्या इसका एलसीएम कितना आता? यहाँ से एलसीएम तो आता क्या? एचसीएफ आ सकता था क्या? 5। देखते हैं, 3 गुणा 5 से आपके पास में कितना आता? ये 15 हो जाती है। आपके पास में 4 पंजे दोस्तों कौन सी हो जाती? 20 हो जाती। केवल और केवल इसी संख्या के आपके 15 और 20 का ही एचसीएफ क्या आ सकता है? एचसीएफ 5 आ सकता है। बाकी यदि आप इसका देखो तो इसका एचसीएफ दोस्तों 10 आ गया। ठीक है, इसका एचसीएफ आपके पास में 10 आ रहा था आपके पास, सॉरी 15 40 नहीं, अच्छा टिक दूसरे के लगा दिया क्या? आपके पास में 15 और 40 दोस्तों, इनका एलसीएम 60 नहीं आता। ये संख्या तो पहले ही हट जाती, इसका तो एलसीएम ही बेचारी का 60 नहीं आ रहा था, केवल इसका एलसीएम 60 आ रहा था, इसका एलसीएम आपके पास में 30 आ रहा था, तो ये संख्या भी बाहर चल जाती, ये और ये बची रहती। ऑप्शन से करते तो आपके पास में कौन सी? इसका एचसीएफ आपके पास में कितना आ रहा था? 10। तो केवल और केवल आपके पास में ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला था? सी सही रहने वाला था। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। 3 संख्याओं का औसत आपके पास में दे रखा है कि 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 40 है। यदि इनमें से 2 संख्याओं का औसत आपके पास में कितना दे दिया है? इनमें से 2 संख्याओं का औसत आपके पास में 3 संख्याओं का औसत 40 है, 2 संख्याओं का 38 है। तो तीसरी संख्या, बहुत सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है। औसत क्या कहता है? औसत दोस्तों आपके पास में कहता है कि औसत क्या होता है? आपके पास में संख्याओं का योग क्या हो? आपके पास में वैल्यूज जो होती हैं, आपके पास में जो नंबर्स होते हैं उनकी जो वैल्यू का आपके पास में योग, संख्याओं का दोस्तों क्या हो जाता है? यहाँ से योग, और बटा आपके पास में संख्याओं की संख्या या प्रेक्षणों का योग या प्रेक्षणों की संख्या आपके पास में, और नीचे दोस्तों कितनी संख्याएं उनकी क्या निकाल लेते हैं आप? संख्या। बोलो सर आपके पास में औसत दे दिया है 40, पहले योग आपके पास में निकाल सकते थे, योग आपके पास में x, क्योंकि आपके पास में 3 संख्याएं हैं। बोला सर कितनी है? ये 3 संख्याएं। तो x संख्याओं का अर्थात 3 संख्याओं का योग आपके पास में क्या होगा? 3 संख्याओं का जो 3 संख्या थी उन संख्याओं का योग निकालना है मेरे भाई। 3 संख्याओं का जो योग है मेरे भाई, 3 संख्याओं का दोस्तों आपके पास में योग कितना आएगा? सर आपके पास में योग निकालना था 40 गुना 3 बराबर आपके पास में 4 या 12, 100 आपके पास में 20 आ जाता। क्या आ जाता? 120 आ जाता। इसी प्रकार से क्या कहता है कि 2 संख्याओं का योग भी निकाल सकते थे आप। किसका योग निकाल सकते थे? 2 संख्याओं का योग भी निकाल सकते थे। इन 2 संख्याओं का योग आपके पास में कितना आता? 38 गुना 2, 38 गुना मेरे पास में कितना आ जाता? 2 आ जाता।
कितना आ जाता मेरे भाई 2 आ जाता। ठीक है, 8 दूनी 16 और हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 छिहत्तर आ जाता मेरे पास में। अब ये कहता है कि तीसरी संख्या क्या होगी, 3 संख्याओं के योग में से मैं 2 संख्याओं का योग निकाल दूं तो बची हुई तीसरी संख्या, अर्थात जो संख्या होगी मेरे पास में वो संख्या क्या होगी आपके पास में, संख्या क्या रहने वाली है, वो संख्या आपके पास में रहने वाली थी कि आपने क्या किया, 120 में से आप क्या कर देते यहाँ से भाई आपके पास में 76 को बाकी निकाल दे, तो जो बची हुई थी आपके पास में वो क्या हो जाती, जो बची हुई संख्या थी वो आपके पास में क्या हो जाती, तीसरी संख्या हो जाती। सर यहाँ से 10 में से ना निकाले 4 बच गए, 11 में से 7 निकाले दोस्तों आपके पास में 4 बच गए, तो कितने हो गए आपके पास में 44। ऑप्शन नंबर कौन सा था, डी था। ऑप्शन नंबर कौन सा था आपके पास में, डी। चलते हैं, 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में दोस्तों आप MDH सूत्र लगाइए और आपके पास में उत्तर पाइए। ये इसमें टाइम एंड वर्क की यदि बात करूं तो यहाँ से आपके पास में 2 तरीके के सवाल आते हैं। एक में दोस्तों आपको दिन दिए हुए होते हैं, एक में आपको क्या हुआ है, कार्य भी दिया हुआ होता है, और दोस्तों क्या हो उसकी क्षमता, साथ में दिनों की संख्या दी हुई होती है। और इसमें क्या है, व्यक्तियों की, वहाँ एक व्यक्ति दिया हुआ होता है, यहाँ व्यक्तियों की संख्या 10, 20, 50 जो भी आपको अधिक अधिक अलग अलग तरीके से दी हुई होती है। तो यहाँ आपके पास में क्या कहता है कि 4 आदमी थे, 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 आदमी एक काम को कितने दिन में भाई, 4 आदमी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं मेरे भाई, 20 दिन में। MDH का सूत्र यदि आपको नहीं पता है मैं बताता हूं एक बार कि सर MDH आपके पास में ये मैन 1, ये आपके पास में D1 और आपके पास में H1 बटा दोस्तों आपके पास में वर्क। ये वर्क होता है, ये आपके पास में व्यक्तियों की संख्या, ये दिनों की संख्या, ये घंटों की संख्या, और ये कार्य हो गया, बराबर आपके पास में M2, आपके पास में D2 और दोस्तों ये H2, अर्थात आपके पास में दूसरे व्यक्तियों की संख्या और वो कितने दिन तक कार्य करते हैं, कितने घंटों का करते हैं, और कार्य कितना करते हैं। यहाँ से जो कार्य को बराबर कर देते हैं, इसीलिए सूत्र लगाते हैं। कभी आपको जब ये बताएंगे पढ़ाएंगे तो 4 आदमी कितने काम को 20 दिन में, ये 4 आदमी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं किसी काम को, और उसी काम को माना एक कार्य था और उसी एक कार्य को ये कर रहे हैं। क्या पूछता है, 10 आदमी, बोला सर ये लीजिए 10 आदमी, ठीक है, कितने दिनों तक, दिनों की संख्या x थी और कार्य 1 था। मेरे भाई यहाँ x का मान ज्ञात करना था, किसका मान ज्ञात करना था, x का, 0 से 0 कट गया, x बराबर आपके पास में कितने आ गए, 8 आ गए। x बराबर क्या आ गए मेरे पास में, 8 दिन आ गए। कितने दिन आए भाई, 8 दिन आ गए। x का जो मान आया है वो कितना आया है, 8 आया है। चलते हैं नेक्स्ट, आपके पास में 1329 में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई, तो आपके पास में वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करवा रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है, 6% की हानि हुई। एक तरीका ये था, बेसिक से ये कहता है कि माना आपके पास में कितना है उसका, माना दोस्तों उसका क्रय मूल्य आपके पास में जो उसका CP है, मैं डायरेक्ट इसको CP कह सकता हूँ, सेलिंग आपके पास में आप कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मेरे भाई आपको दे दिया है 100 रुपये, आपके पास में 100 रुपये मान लिया मैंने, इसके क्रय मूल्य है। यहाँ से जो आपके पास में विक्रय मूल्य क्या रहेगा, सर विक्रय जो मूल्य रहेगा वो क्या रहेगा, सर आपके पास में 100 रुपये में खरीद के लाए थे, 6% हानि में बेच दिया, तो 100 पे 6% 6 ही हुआ, 6 रुपये की हानि हुई, तो उसको कितने में बेचे, यहाँ से 94 में। कितने में बेचा, 94 में। अब आपको क्या कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य 94 दे रखा है, क्रय मूल्य 100 दे रखा है, और यहाँ विक्रय मूल्य 96 का आपके पास में कितना दे रखा है, 94 का जो मान दिया हुआ कितना दिया है दोस्तों, यहाँ से 329 दिया है, कितना दिया है, 329 दिया है कि डीलर को 6% की हानि हुई। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात करना है, जो मान दिया हुआ है बेटा वो हमेशा बटा में आएगा। क्या कहता है, सर मुझे 329 मान दिया हुआ है, 329 मान किसका दिया हुआ है, सर मुझे यहाँ से 94 का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है सर, 94 का दिया हुआ है। ज्ञात किसका करना है सर, 100 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि मैंने क्रय मूल्य कितना माना था, यहाँ से 100 रुपये माना था, बिल्कुल 100 रुपये माना था। तो भैया यहाँ से अब इसको सॉल्यूशन क्या होगा, सर इसको हल किस प्रकार से करेंगे, सर हल किया तो एक बार तो सर ये 25 यहाँ से कितना कट गया, 4 से काटा तो मेरे पास में कितना कट गया, सर 4 से पूरा पूरा एक देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है, सर 4 से तो नहीं कटेगा पूरा पूरा, ये 94 है। यहाँ से किससे पूरा पूरा कटा, एक बार देखिएगा,
इसमें दिया दोस्तों 2 का भाग, तो आपके पास में कितना गया, 2 का देते ही आपके पास में कितनी बार गया दोस्तों, ये 4 बार, ठीक है। और आपके पास में कितना आ गया 47। दोस्तों ये कितनी बार कट गया, 50 बार। बोलो सर कट गया। क्या 47 का भाग 329 में जाता है, बोलो जा सकता है। एक बार इसको 7 से गुना करो, 7 7 49, आपके पास में कितने आ गए, 7 चौके 28 और 3 32। बोलो सर गया पूरा पूरा, कितनी बार गया सर, 7 बार। कितनी बार गया सर, ये 7 बार पूरा पूरा। इससे क्या हो गया, डिवाइड। क्या हो गया सर, 7 बार डिवाइड हो गया। कितनी बार डिवाइड हो गया, 7 बार। अर्थात आपके पास में 7 गुना कौन सा आ गया, 50। 7 पंजे 35, 350 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला था, डी सही रहने वाला था। ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला था, डी सही रहने वाला था। ये छोटा सा आपको दिया हुआ है। यदि सर यहाँ से 6% की जगह 12 से 1/2 दे दे, तब क्या करेंगे, तब आप इसको सीधा भिन्न में परिवर्तन कर सकते थे। दूसरा तरीका है, बिल्कुल इसको भिन्न में परिवर्तित कर लेते। 6% का मान होता है आपके पास में 3/50, 3/50। अर्थात कोई आपके पास में 50 रुपये आपके पास में क्या था, सीपी था। 3 रुपये की हानि हो रही है, तो एसपी बराबर कितना होगा यहाँ से 47। 47 का मान मुझे दिया हुआ है 329, तो क्या 50 का मान सीधा नहीं ज्ञात कर सकता था, बोलो सर ज्ञात कर सकते थे। और आपके पास में उत्तर कितना आता, 350 आता। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक साइकिल आपके पास में 1800 रुपये में खरीद कर 12% लाभ पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। 1800 में से दोस्तों लेके आया, उसको कितने में लेके आया, यहाँ से 1800 रुपये में तो लेके आया। 12% लाभ अर्थात 112 में बेच दी, बटा कितना था 100 क्रय मूल्य होता तो आपके पास में 12 रुपये अधिक में बेची होती। बस यही बात आपको कह रहा है ये, यहाँ से यही बात आपको कहना चाहता है। सर 2 जीरो से आपके पास में 2 जीरो कट गए, उत्तर क्या आता मेरे भाई, 8 दूनी आपके पास में 16, 8 दूनी 16। इसके अंत में आपके पास में 6 नहीं है, इसके अंत में नहीं है, इसके अंत में नहीं है, बिना गुना किए हो आपके पास में ऑप्शन नंबर बी आ जाता। बोलो सर कैसे लगा दिया ऐसे आपने, ये आप डिजिटल सम जानते हो, आपके पास में यूनिट डिजिट की यदि आपने पढ़ा हो तो 2 संख्याएं गुना थी आपके पास में, 18 गुना 112 थी, 18 गुना 112 थी, 8 दूनी 16। अंतिम अंक आपके पास में 6 आना चाहिए था, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ। बिना देखे हुए आप इसका उत्तर दे सकते थे केवल 5 सेकंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ₹300 पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। कितनी है आपके पास में, आरटी प्रतिशत की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ से मिश्र धन की बात कर रहा है। मुझे ये बता दीजिए, यहाँ से एक या काम कीजिए कि यहाँ से ऐसा ही याद कर लीजिए, सर साधारण ब्याज कर लीजिए। साधारण ब्याज ऐसा ही हो गया आपके पास में कि मूलधन गुणा दोस्तों दर गुणा आपके पास में कितना हो गया यहाँ से समय, ठीक है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 हो गया। बोला गुरुजी हो गया। पी का मान आपके पास में, मूलधन आपके पास में 3000 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3000 मूलधन दिया हुआ है। रेट कितनी दी हुई है सर, रेट 11% दी हुई है। टाइम कितना दिया हुआ है सर, 2 वर्ष का दिया हुआ है। और बटा आपके पास में कितना 100 लगा दिया, ठीक है। कितना लगा दिया, बटा आपने 100 लगा दिया। प्रतिशत दोस्तों जब हटाते हैं तभी ये 100 लगता है, तुम लोगों को ये बात मैं बता दूं, ठीक है। आपके पास में कितना हो गया, 3000 गुणा आपके पास में कौन सा 11 गुणा आपके पास में समय कितना दे रहा है 2, और बटा आपके पास में 100। ये मूलधन ज्ञात कर लेते और इसमें जोड़ देते, साधारण ब्याज ज्ञात करके मूलधन में आप इसको जोड़ सकते थे। चलो भाई 2 जीरो से आपके पास में 2 जीरो जुड़ गया, ठीक है। 66 आपके पास में कितना हो जाता है, ये आपके पास में कितना है 30 गुणा आपके पास में कौन सा है, ये 22 है, ठीक है। इसका कितना हो जाता दोस्तों 660 रुपये। अर्थात आपके पास में क्या होता, मिश्र धन जो होता वो मिश्र धन क्या होता, मिश्र धन जो होता मेरे भाई, वो मिश्र धन आपके पास में क्या होता सर, 3000 आपके पास में मूलधन था और ब्याज कितना मिला 660 रुपये ब्याज मिल गए, तो आपके पास में 3660 रुपये हो जाता। क्या हो जाता 3660 रुपये, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। क्या सर कोई दूसरा तरीका था, बिल्कुल आप शॉर्ट तरीके से कर सकते थे। आपके पास में जो ब्याज होता है हमेशा RT% का होता है। RT% आपको क्या दिया हुआ है 2 गुणा 11, प्रतिशत हटाए तो नीचे कितना लगाएंगे आपके पास में, सर प्रतिशत हटाए तो आपके पास में कितना लगा दिया 100 लगा दिया, ठीक है। ऊपर कितना हो गया 22 बटा आपके पास में 100 हो गया। सर यहाँ से जो मान दिया हुआ है 100 का, किसका, ये आपके पास में मूलधन था, ये आपके पास में ब्याज था,
सर यहाँ से यदि मिश्र धन की बात करते तो मिश्र धन कितना हो जाता आपके पास में 100 प्लस दोस्तों कितना 22 बराबर 122 हो जाता। 100 का मान दिया हुआ है, 122 का मान आप निकाल लेते, जो संख्या दी हुई है वो हमेशा बटा में आएगी, अर्थात 3000 आपको मान किसका दिया हुआ है 100 का, और गुणा किसका 122 का आप मान ज्ञात कर ले। 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों, 3 दूनी 6, आपके पास में जीरो आगे होता, 3 दूनी 6 और 3600 दोस्तों कितना हो जाता 60 हो जाता। ऑप्शन नंबर आपके पास में कौन सा आ जाता, यहाँ से बी आ जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2100 मूलधन एवं 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। एक तरीका यह है, जैसा अभी मैंने आप बताया था कि साधारण ब्याज निकाल लीजिए 3 वर्ष और 2 वर्ष का, लेकिन 3 वर्ष और 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल के उन दोनों का अंतर ले लीजिए। दोस्तों इस प्रकार से नहीं करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपको 2 वर्ष दर आपको 8% दे रखी है, यहाँ से दर आपको 8% दे रखी है, और दर 3 वर्ष के लिए मूलधन आपको कितना दे रखा है यहाँ से 2100 रुपये। मुझे ये बता दीजिए भाई इन दोनों का अंतर कितना है सर 1 वर्ष का। 1 वर्ष में क्या वो 8% ही ब्याज लेगा, बोलो सर लेगा भाई, इतना ही तो ब्याज लेगा ना, 8% ही लोगे, प्रत्येक वर्ष 8% लेता है, तो 2100 का क्या लगा लिया आप ना, 2100 का 8% आप निकाल लेते तो भी काम आपका हो जाता, प्रतिशत हटाते तो आपके पास में 2 जीरो, 8 एकम 8 और 8 दूनी दोस्तों आपके पास में 16, 168 रुपये आ जाते आपके पास में। ऑप्शन नंबर एच नहीं ये बी है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपके पास में कौन सा हो जाता, बी हो जाता। कितना हो जाता ऑप्शन नंबर आपके पास में बी हो जाता। बी आपके पास में 168 रुपये आपके पास में क्या हो जाते, ब्याज के मिलते दोनों वर्षों के अंतर आपको पास में जो होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न आपको दे रखा है, ये कहता है निम्न दिए गए चित्र में ए का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो जी, ए का मान ज्ञात करो। बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं ए का मान। सर ए का मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, आ जाओ यहाँ से। ये जो आपके पास में दे रखी है, ये जो मेरे भाई आपको दिया हुआ है, इसका आपको ये आपके पास में एक रेखा दी हुई है, इस रेखा के इधर जो बनने वाले सभी कोणों का मान 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। ये दोस्तों क्या हो गए यहाँ से, और ये कोण बराबर आपके पास में इस 5a के बराबर होगा कि नहीं होगा। अर्थात यहाँ से मैं जो कह सकता हूँ कि यहाँ दोस्तों मैं क्या कह सकता हूँ कि 40 डिग्री प्लस में आपके पास में 5a, क्यों 5a, ये और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, तो दोस्तों ये कोण भी आपके पास में कितना रहेगा, ये कोण भी आपके पास में 5a रहेगा। प्लस में 5a, प्लस का दोस्तों आपके पास में क्या आना चाहिए था, प्लस का आपके पास में ये आ गया, प्लस दोस्तों आपके पास में 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया 90 डिग्री, बराबर आपके पास में 180। कितना आ गया भाई 180 आ गया। चलते हैं दोस्तों 40 और 90, 90 से दोस्तों घट गया ये, ना कि कट गया, घट रहा है तो घटते ही 90 बच गया। सर ये 40 और घटा दिया, इसको उधर ले जाते घटाते तो मेरे पास में कितना बच गया 50। ठीक है, तो आपके पास में, चलो भाई आप ऐसे नहीं कर दो, एक बार तुम लोग बोलोगे सर मास्टर आते ही घटा रहा है, क्या कर रहा है, काट रहा है। 5a का मेरे पास में मान क्या होगा, 5a का जो मान प्राप्त होगा 180 माइनस 130 डिग्री, कितना होगा 130 डिग्री। तो a का जो मान प्राप्त होगा 50 डिग्री बटा 5 बराबर मेरे पास में कितना आएगा 10 डिग्री। कौन सा है ऑप्शन नंबर आपके पास में 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपके पास में बी रहने वाला था। ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला था मेरे भाई, बी रहने वाला था। 10 डिग्री होगा इसका मान, ठीक है 10 डिग्री होगा। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, यदि आपके पास में एक आपके पास में वर्ग मीटर आपके पास में x वर्ग मीटर आपके पास में मिलीमीटर होता है, क्या होता है मेरे भाई साहब, मिलीमीटर होता है। यहां से मिलीमीटर की बात कर रहा है, और दोस्तों यहां से मिलीमीटर किस प्रकार से होगा, बस आपसे ये पूछ रहा है, आपको ये बता दीजिए कि यहां से मिलीमीटर का मान क्या होता है। एक वर्ग मीटर में आपके पास में कितना मिलीमीटर होता है, कोई बता सकता है क्या, एक वर्ग मीटर में मिलीमीटर। सर एक वर्ग मीटर में आपके पास में कितना होगा, 1000 वर्ग मिलीमीटर होगा, 1000 वर्ग मिलीमीटर होगा। इसका वर्ग करेंगे तो दोस्तों मेरे पास में कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, अर्थात 3 और 3 6 आपके पास में ऑप्शन नंबर कौन सा आना चाहिए, सर ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपके पास में होता। कौन सा होता, ऑप्शन नंबर आपके पास में डी होता दोस्तों यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, किसका है, एक वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर है, बिल्कुल नहीं हो सकता जिसका, तो क्योंकि यहां से वर्ग मीटर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है।
क्या होता है मेरे पास, भुजा स्क्वायर होता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तीन वर्ग हैं भाई, वर्ग नहीं, तीन वर्ग जिनकी प्रत्येक भुजा कितनी है, प्रत्येक भुजा आपके पास में कितनी है, 1 वर्ग मीटर है। तीन वर्ग जिनकी प्रत्येक भुजा आपके पास में 3 मीटर, 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 मीटर है। बिल्कुल ये हो सकता है कि 15 गुना 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिए तो आपके पास में 15 क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास में डी सही रहने वाला था। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही रहने वाला था। दी गई आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों आयतन आपके पास में किसकी दे रखी है, ये जो आकृति आपके पास में घनाभ की आयतन सॉरी घनाभ के आकृति दी है, और घनाभ का दोस्तों जो आयतन रहने वाला था, घनाभ का मेरे पास में जो आयतन आपके पास में रहने वाला था, घनाभ का आयतन मेरे पास में कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई मेरे पास में दोस्तों इसकी कितनी दी हुई है, 3y, चौड़ाई दोस्तों आपके पास में कितनी y, और आपके पास में ऊंचाई कितनी यहाँ से 2y, अर्थात आपके पास में 6 की पावर 3, 6y की पावर आपके पास में 3 दी हुई है, 6y की पावर आपके पास में 3। दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी आशा करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लासें अच्छी लगती हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको दोस्तों समझाया है। इसी प्रकार से अब लेवल 2 में जो आए हुए गणित के क्वेश्चन वो लेके आएंगे, उसके बाद में एक सीरीज चलाएंगे बेहतरीन टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में, और आपकी रीट एग्जाम किस प्रकार से क्लियर हो, उसमें पूरे 20 में से 20 नंबर कैसे आएँ, और फिर से शिक्षण विधियों की बात की जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।